इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं निशा होटल पटना। नमस्कार, मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। चुनाव प्रचार थम गया है। जी हां, पांचवें चरण का चुनाव प्रचार थम चुका है। 5 नवंबर को 57 सीटों पर बिहार चुनाव में पांचवें चरण का चुनाव होना है, मतदान होना है। 4 चरण हो चुके हैं, 4 चरण में बम्पर वोटिंग देखने को मिली है और अब आखिरी चरण 57 सीटों पर होना है। अब सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव होगा और 5 नवंबर को बिहार की जनता आखिरी चरण के लिए मतदान करने वाली है। बिहार में 4 चरणों के लिए मतदान संपन्न हो चुका है और अब अंतिम और 5वें चरण का मतदान होना है। कुल 57 सीटों के लिए 5 नवंबर को वोटिंग होगी। आखिरी दौर का चुनाव सीमांचल में है और इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए नेपाल से जुड़ी सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है। इस चरण में मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुर, सहरसा और दरभंगा की विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चुनाव प्रचार खत्म होते ही हर पार्टी अब इसी उम्मीद में है, आखिर इस बार जनता किस तरह उनकी किस्मत का फैसला करती है। अब देखना ये होगा इस बार कौन सी पार्टी बिहार की सत्ता पर काबिज होती है। आशीष परासर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, वल्लभ टीवी। तो बिहार में 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है और चुनाव प्रचार थमने से पहले सभी दलों ने, यानी कि सभी दलों के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी आखिरी चरण के लिए। एनडीए हो या महागठबंधन, सभी दल के नेता चुनावी प्रचार में आए और चुनाव प्रचार के बाद जिस तरह से अलग अलग रैलियां की गई और उन रैलियों में जिस तरह से बयानबाजी, निशाना साधा गया, वो तो देखने वाला था ही। लेकिन जो चुनाव का प्रचार किया गया, जो 57 सीटों के लिए चुनाव होना है, उन सीटों के लिए जो चुनाव प्रचार किया गया, उन चुनाव प्रचार में सभी दल के आला नेता, आला स्टार प्रचारक सभी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, मनोज तिवारी, शत्रुघ्न सिन्हा भी हमें देखने को मिले थे रैली करते हुए। हालांकि शत्रुघ्न का बयान भी एक आया था अलग से। खैर, ये एनडीए की बात की। महागठबंधन की ओर से नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, राहुल गांधी, ये जो स्टार प्रचारक हैं, सभी लोगों ने आखिरी चरण के लिए ताल ठोक दी है और इस तरह से ताकत झोंकी है कि क्योंकि उनको भी पता है कि आखिरी चरण है और 57 सीटें सबसे ज्यादा सीटें हैं इस बार के चरण में। और जो एरिया है जहां पर चुनाव होने हैं, सीमांचल का एरिया है, वहां पर एनडीए और महागठबंधन के बीच तो लड़ाई होगी, लेकिन इस बार एमआईएम
उतर चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी भी इस बार सीमांचल के एरिया से चुनाव लड़ रहे हैं, तो त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार नजर आ रहे हैं। हालांकि एनडीए काफी खुश नजर आ रही है कि ओवैसी जो है थोड़ा सा वोट काटेंगे मुस्लिम यादव का, तो इसका सीधा फायदा एनडीए को हो सकता है। खैर, आज प्राइम टाइम में हम बात करेंगे 5वें चरण के लिए, और हमारे साथ हमारे सहयोगी सरफराज हुसैन और साथ ही साथ शंकर दत्त पंत हमारे साथ हमारे न्यूज रूम में जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का प्राइम टाइम में। सबसे पहले शंकर, आपसे मैं जानना चाहूँगा, शंकर, जिस तरह से हम बिहार चुनाव पर नज़र बनाए हुए हैं और अब 5वां चरण होना है, 57 सीटों पर चुनाव होगा, और उससे पहले सभी दल के जो नेता हैं उन्होंने ताकत झोंक दी है, कितना असर हमें देखने को मिल सकता है जिस तरह से चुनाव प्रचार हुआ है? देखिए अब्दुल, ये जो 5वां चरण है बहुत ही अहम है, क्योंकि तीसरे और चौथे चरण के लिए कहा गया था कि एनडीए ने पूरी ताकत उसमें झोंक दी है, और कहीं ना कहीं ये बात कही जा रही थी कि एनडीए के पक्ष में जो तीसरा और चौथा चरण है वो जाता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन ये तो खैर चुनाव के नतीजे आने के बाद ही तस्वीर साफ हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं ये संभावनाएं जताई जा रही थी। 5वें चरण की आपने बात की, वाकई बहुत दिलचस्प है। सीमांचल के इलाके हैं और कई फैक्टर वहां पर रखते हैं। ओवैसी फैक्टर है, पप्पू यादव हैं, और पिछले बार 2010 की अगर बात की जाए अब्दुल, लगातार अच्छा प्रदर्शन रहा है। नीतीश कुमार राजग के साथ थे, हालांकि उस वक्त अच्छा प्रदर्शन उनका रहा है, लेकिन इस बार समीकरण बिल्कुल बदले हुए हैं, दोनों अलग हो गए हैं। और तीसरी चीज, ओवैसी ने ताल ठोक दी है, पप्पू यादव पहले से वहां पर हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो 5वें चरण के चुनाव को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बना देती हैं। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि लगातार रैलियां भी वो लगातार कर रहे हैं, दरभंगा में उन्होंने जिस तरीके की रैलियां की, मिथिलांचल के लोगों को लुभाने की उन्होंने पूरी कोशिश की, तो ये तमाम चीजें तीसरे और चौथे चरण में जो ताकत नहीं झोंक पाए हैं, 5वें चरण के लिए हमने लगातार रैलियां देखी जो लगातार एनडीए की तरफ से की जा रही थी। प्रधानमंत्री मोदी खुद आगे आ रहे हैं, लगातार रैलियां कर लोगों के बीच जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं, एनडीए के तमाम बड़े नेता, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो बिहार में आ रहे हैं। स्टार प्रचारक अजय देवगन बिहार में आए, हेमा मालिनी है, मनोज तिवारी है। यूं कहा जाए कि पूरी तरह से 5वें चरण के लिए बीजेपी कोई भी, एनडीए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। दूसरी तरफ आपने महागठबंधन की बात की, ठीक है, उनकी तरफ से भी चुनाव प्रचार बहुत तेजी से हो रहा है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है 5वां चरण, क्योंकि ओवैसी हैं, आरोप ये भी लगते रहे कि भाई ओवैसी आ गए हैं तो वोट कटेंगे, मुस्लिम वोटरों की अच्छी खासी तादाद है, उसमें कहीं ना कहीं घाटा हो सकता है महागठबंधन को। जिस तरीके से महागठबंधन लगातार ये दावे करता रहा है, यादव मुस्लिम वोटर उनकी पकड़ है, पारंपरिक वोटर है, इस बार अब्दुल वो फैक्टर कहीं छिटकता हुआ नजर आ सकता है हमें, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर हैं वहां सीमांचल के जो इलाके हैं वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, क्योंकि वहां के जो लोग हैं वो भी बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं। विकास की जो चीज है वहां पर कहीं हमें नजर नहीं आई। हालांकि हम भी जब बिहार गए थे, सीमांचल हम गए थे, हमने खुद वहां का दौरा किया था, एक बुनियादी सुविधाएं मैं कहूंगा कि लोगों को आज तक वहां पर नहीं मिली है। ऐसे में ओवैसी भी है, पप्पू यादव भी है, महागठबंधन भी है, एनडीए भी है, तमाम पार्टियां वहां पर चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन यह कहना बहुत मुश्किल हो गया है अब्दुल कि इस बार एनडीए के पाले में ही वोट जाएगा, महागठबंधन के पाले में वोट जाएगा, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने खुद वहां पर टाल ठोक दी है। बिल्कुल, ये कहना तो ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन एक आशंकाएं जो हैं, जो हमें स्थिति दिख रही है, जो तस्वीर हमें नजर आ रही है सरफराज, वो यही नजर आ रही है कि हाँ, ओवैसी ने जो ताल ठोकी है उससे फायदा एनडीए को होगा। जी, जाहिर सी बात है, इस वक्त जो कांटे की लड़ाई है अगर देखी जाए तो दो बड़ी पार्टियों के बीच में चल रही है, उसमें एनडीए और महागठबंधन को ज़्यादा रुतबा दिया जा रहा है। उसके साथ साथ ये जो छोटी पार्टियां हैं ये भी चुनावी मैदान में है, और चूंकि ये अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि जो 5वां चरण है इसमें जो सीमांचल के इलाके हैं जिनका जिक्र हो रहा है, सीमांचल के इलाकों में ज़्यादातर वो हमारे एमआईएम की तरफ से और शिवसेना की तरफ से ये कैंडिडेट्स खड़े किए गए हैं सिर्फ सीमांचल के ही इलाके को कैप्चर करने के लिए। लेकिन इन सीमांचल के इलाके में अगर वोट बंटने की बात की जाए, अगर सीटें बंटने की बात की जाए, तो इसमें कहीं ना कहीं एनडीए और महागठबंधन दोनों को नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा नजर आते हैं बनिस्बत इसके, क्योंकि ये जो एमआईएम कुछ सीटें जरूर निकालेगी क्योंकि मुस्लिम बाहुल इलाका है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि कुछ कैंडिडेट्स उनके भी निकल सकते हैं। यहाँ पर एक चीज शंकर समझने वाली है कि ज्यादा जो नुकसान होगा वो महागठबंधन को ही होगा। ओवैसी जो ताल ठोक रहे हैं, ओवैसी की एंट्री हुई है, उधर पप्पू यादव की एंट्री हुई है, ये चीजें मुस्लिम यादव जो वोट हमेशा लालू प्रसाद यादव के फेवर में रहता था,
वो छिटकता हुआ नजर आ सकता है लालू प्रसाद यादव से, और अगर वो छिटकता है, वो लालू प्रसाद यादव के पास से जाता है, तो निश्चित रूप से इसका एनडीए को फायदा होगा। बिल्कुल, और अनुमान तो यही लगाया जा रहा है अब्दुल की जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि पिछली बार 2010 का जो चुनाव है वो राजग के साथ नीतीश कुमार ने लड़ा था, उस वक्त अच्छी खासी सीटें भी आई थी, लेकिन इस बार जिस तरीके से मैं बताया कि समीकरण बिल्कुल अलग है। आपने कहा ओवैसी के आने से किसको नफा और किसको नुकसान होगा। हाँ, जाहिर तौर पर जो सीमांचल के लोग हैं वो भली भांति जानते हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों में हम लगातार भीड़ देख रहे हैं, दरभंगा में उन्होंने रैली की, और यही फैक्टर था अब्दुल, वहां पर रैली करने का मकसद सिर्फ इतना था कि जो वहां के लोग हैं उनको कम से कम वो चीजें दी जाए, कम से कम वो तमाम वादे और दावे किए जाएं कि 5वें चरण में अपने मत का इस्तेमाल करें और एनडीए के पक्ष में वोट आए। मिथिलांचल एक अच्छा खासा इलाका माना जाता है, वहां पर भी लोगों को लुभाने की पूरी कोशिश प्रधानमंत्री मोदी ने की है। दरभंगा में जिस तरीके से रैली का मैं जिक्र आपको कर रहा हूं, ये चीजें तमाम दर्शाती है, क्योंकि ब्राह्मण बाहुल्य इलाका है और कहीं ना कहीं ये जो वोट बैंक है वो एनडीए के खाते में पहले भी जाता रहा है। 30% वोट है, अच्छी खासी तादाद इस वोट की मानी जाती है। लेकिन दूसरी चीज 2010 का जिस तरीके से मैंने आपको उदाहरण दिया, नीतीश कुमार को भी लोग पसंद करते हैं। मिथिलांचल की अगर बात की जाए, वो भी एक अच्छे नेता हैं उनकी नजर में। हालांकि जिस तरीके से पहले उन्होंने 2010 में जब बाढ़ आई थी उस वक्त नीतीश कुमार ने मदद की थी वहां पर मिथिलांचल के लोगों की, तभी से लेकर अब तक उनकी नजर में नीतीश कुमार अच्छे हैं। लेकिन इस बार समीकरण अलग है, नीतीश कुमार अलग है, एनडीए अलग है, और ओवैसी और पप्पू यादव, ये तमाम फैक्टर हैं, तो पूरी तरह से वोट बैंक छिटकेगा। और जिस तरीके से आपने ओवैसी के आने से फायदा और नफा और नुकसान की जाहिर तौर पर ये कहीं ना कहीं एनडीए के पाले में जो वोट है वो जरूर आएगा इस बार, क्योंकि परंपरागत वोटर हालांकि रहा है पिछली बार, और शायद यही एक वजह है, शायद यही एक वजह है एनडीए जो है वो कॉन्फिडेंस ज्यादा दिख रही है। बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, और वो इसलिए भी कॉन्फिडेंस है कि पिछली बार जिस तरीके से चुनाव परिणाम आए हैं, उनको लगता है कि हाँ इस बार भी कहीं ना कहीं उन्हें एक उम्मीद है, उन्हें एक आस है, और इसी को लेकर लगातार रैलियां की जा रही हैं। और हो सकता है इन रैलियों का फर्क पड़े जिस तरीके से तीसरे और चौथे चरण में हमें देखने को मिला। लेकिन अहम चीज ये भी है सरफराज की जो चीजें दिख रही हैं हमें, और एनडीए की हम बात कर रहे हैं, वो उसको खुशी जरूर है, कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो उसका हाई दिख रहा है। लेकिन उसके अलग हम अगर बात करते हैं पिछले चार चरण की, उसमें इतनी सीटें नहीं थी, लेकिन इस बार का जो चरण है उसमें सबसे ज्यादा सीटें, 57 सीटों पर चुनाव हो रहा। शायद इस लहजे से भी ये एक अहम चरण माना जा रहा है, और एक दिलचस्प चरण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि यहां पर जातिगत जो फैक्टर है वो ज्यादा देखने को मिलता है। जी, इस बार जो 5वें चरण की खास तौर से अगर बात करें तो ये जाति पर ही ये मतगणना, ये मतदान जो है वो जातिगत वाला ही होगा। जातियों पर आधारित है, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम बाहुल इलाका है। और साथ में मिथिलांचल की जो बात की जा रही है, मिथिलांचल में इसमें कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार लोगों की पसंद है, लेकिन लगातार एक के बाद एक रैलियां करने के बाद नरेंद्र मोदी ने भी बहुत सारे मतदाताओं को लुभाने की पूरी कोशिश करी है। और साथ ही साथ हमारे जो एनडीए के स्टार प्रचारक हैं ये भी वहाँ पर पहुँचे हैं, और इनके वहाँ पहुँचने से थोड़ा बहुत असर ज़रूर पड़ेगा। लेकिन अगर हम शुरुआती रुझान की बात करें, जब मतदान का पहला और दूसरा चरण हुआ था, उस वक्त एक ऐसा लग रही थी, ऐसी वहाँ से जो हम लोगों को वहाँ से फीडबैक आती थी, उस वक्त ऐसा लग रहा था कि दोनों ही पार्टी जो है आपस में काफ़ी मतलब बराबर के उस पर लड़ रही हैं। यानी मतलब मैं एनडीए गठबंधन की बात करूं और महागठबंधन की, दोनों के बीच में बराबर का एक इक्विवेलेंट चल रहा था। लेकिन अब का जो देखना है, अब का जो आंकड़ा आ रहा है, शुरुआती दौर में नीतीश कुमार को सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर एक सर्वे आया था, और उस वक्त ये चुना गया था कि सबसे सीएम पद के नाम पर अगर सर्वे किया गया था तो उस वक्त नीतीश कुमार सबसे लोकप्रिय नेता थे। लेकिन इस वक्त जो है, जो जिस तरह से रैलियां चल रही हैं, और उन रैलियों के साथ साथ नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी और लालू प्रसाद यादव के बीच में जो ये वार और तकरार, यानी मतलब जो आरोप और प्रत्यारोप की चल रही है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं नीतीश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और उनका जो लेवल है, ग्राफ लेवल जो है वो कम हुआ है, वो नीचे गिरता जा रहा है लगातार। क्या ये वजह मानी जा सकती है शंकर? क्या ये एक अहम वजह हो सकती है कि जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है, और अब अगर हम सर्वे उठाकर देखते हैं, अगर हम सर्वे करते हैं, तो नीतीश कुमार का ग्राफ कम हुआ है एज एन सीएम कैंडिडेट?
बिल्कुल क्योंकि हम जब बिहार में थे तब भी हमने लोगों से तमाम सवाल किए थे कि आप सीएम के तौर पर किसे देखना चाहते हैं बिहार में। उन्होंने एक चीज कही थी कि हाँ नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया है। कुछ लोग जो युवा वोटर हैं उनका खास तौर पर कहना था कि अब काफी वक्त हो गया है नीतीश कुमार को, जो आज उन लोगों ने लगाई थी विकास की वो उन्हें बिहार में नजर नहीं आया। क्योंकि अब्दुल बिहार का जो पढ़ा लिखा युवा है वो बाहर आ रहा है, नौकरी के लिए बाहर आ रहा है। इससे बड़ी विडंबना किसी राज्य के लिए और कोई नहीं हो सकती है। तो पढ़ा लिखा युवा है, वो जानता है कि अब तक जिसे उन्होंने मौका दिया है, आगे वो चाहते हैं एक नई सरकार हो, एक नया मुख्यमंत्री हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं दिनेश लूं। सिंह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं। दिनेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका वल्लभ टीवी पर। जी धन्यवाद। दिनेश जी, 5वें चरण का चुनाव प्रचार थम चुका है, कितनी उम्मीदें, क्या कहेंगे आप बिहार की जनता से? निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो है 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। इसमें कहीं अब कोई शक नहीं रह गया है। अभी आप चर्चा कर रहे हैं तो बात मैं सुन रहा था। बिहार का नौजवान, बिहार की महिलाएं अब वो चाहती हैं कि बिहार में परिवर्तन दिखे और विकास के नाम पे जो आप कह रहे हैं, निश्चित तौर पर पढ़े लिखे नौजवान महिलाएं वो विकास के नाम पर वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। मन बना चुके हैं, परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन चाहते हैं। देखकर मैं तो बिहार में ही हूँ, अभी मैं बिहार के प्रचार से ही वापस पटना की तरफ लौट रहा हूँ रास्ते में। तो जिस तरह का माहौल दिख रहा है और विपक्षियों की जिस तरह से बातें सामने आ रही है, जिस तरह से हमले आ रहे हैं, जिस तरह से गिरे स्तर पे बात कर रहे हैं, तो उनके नजर आती है। तो क्या माना जा सकता है? और क्योंकि आप तो ठीक है, आप भी यही कहेंगे कि हाँ इस वक्त बिहार की जनता आपके साथ है, महागठबंधन के नेता यही कहते हैं कि वो उनके साथ है, लेकिन सीधे तौर पर पता तो 8 तारीख को चलेगा। लेकिन क्या ये माना जा सकता है, क्योंकि हमने 5वें चरण के चुनाव का प्रचार भी देखा और उस प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और सोनिया गांधी पर तंज कसते हुए नजर आए, निशाना साधते हुए नजर आए। क्या ये माना जा सकता है कि सिर्फ इस बार चुनाव प्रचार जो था वो सिर्फ और सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ नजर आया? नहीं, बिहार का जो चुनाव है वो बिहार का चुनाव विकास बना विनाश का है। तो हमने इसलिए कि लोग फिर से क्या उसी जाना चाहते हैं, बिहार फिर उसी जंगल राज में जाना चाहता है, या बिहार फिर उसी लूट खसूट के हाथों में जाना चाहता है। जो भी परिवर्तन हुआ था पिछले सालों में बिहार में, पहले लोग कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति के लिए लोग लालू लाए, लेकिन लालू ने जो जंगल राज स्थापित किया था उस परिवर्तन के लिए लोगों ने जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को सत्ता सौंपी थी। हमारे साथ शंकर और सरफराज लालू जी हैं, प्रसाद हमारे यादव सहयोगी के हैं। साथ आप तो सवाल लोगों करना को डर है चाहते फिर से जंगल राज ना आ जाए। तो लोग अब जंगल राज नहीं चाहते हैं, लोग नहीं चाहते हैं कि बिहार में फिर से लूटपाट मारकाट शुरू हो। इसलिए अब यहाँ का वोटर बहुत पढ़ा लिखा और जागरूक है, और विकास के मुद्दे पर लोग वहाँ एनडीए के साथ जा रहा है। लेकिन दिनेश जी, बिहार का युवा हो, बिहार की महिलाएं हो, बिहार के हर तबके का जो लोग हों, वो कैसे ये मान लें कि अब जो सरकार आएगी वो ये तमाम चीजें करेंगी? क्योंकि लोग त्रस्त हो चुके हैं वहां की सरकारों से। वो चीजें, मैं कहूं कि उम्मीदें उनकी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। उनको लगता है कि हाँ चुनाव आते हैं, वादे और दावे राजनेता कर जाते हैं, उसके बाद तो धरातल पर विकास कहीं नजर नहीं आता, विकास सिर्फ रैलियों में नजर आता है। अब्दुल जी बिल्कुल सही आपका सवाल रहा है कि लोग भरोसा कैसा करें। शंकर दत्त है हमारे सहयोगी, उनका सवाल है जी। आप कह रहे हैं कि भरोसा कैसे करें शंकर जी? तो भरोसा इसलिए करें कि एनडीए या भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो देख रहे हैं। आज हमारी सरकार गोवा में है, आज हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में है, आज हमारी सरकार राजस्थान में है, आज हमारी सरकार मध्य प्रदेश में है। हम सिर्फ कहते नहीं, हम करके दिखाते हैं। इसलिए बिहार के लोग भी चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की तरह, मध्य प्रदेश की तरह उनके प्रदेश का भी विकास हो। लेकिन दिनेश जी एक चीज, अब्दुल जिस तरीके से सवाल भी अब्दुल आपने उठाया था, वाकई मर्यादित भाषा का इस्तेमाल हमने इस चुनाव में तो कम से कम नहीं देखा। कोई किसी को पागल कह रहा है, कोई कुत्ता कह रहा है, कोई नरभक्षी कह रहा है, कोई पूतना कह रहा है। दिनेश जी मेरा आपसे सवाल है, विकास के नाम पर ये जो चुनाव प्रचार है वो बिहार में शुरू हुआ था, आपको क्या लग रहा है वो विकास का मुद्दा कहीं खोता हुआ नजर आ रहा है? दूसरी परिभाषा राजनेता जनता के सामने पेश कर रहे हैं, क्या इससे गलत संदेश नहीं जाएगा? हमारे साथ वीरेंद्र चौधरी साहब भी जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र कुमार चौधरी साहब है, बीजेपी के नेता। स्वागत है चौधरी साहब आपका वल्लभ टीवी पर। जी नमस्कार।
चौधरी साहब, सवाल यही है, चुनाव प्रचार तो थम गया है बिहार में, लेकिन अहम सवाल ये है कि क्या माना जा सकता है आने वाले वक्त में, क्योंकि चुनाव प्रचार में महज आरोप और प्रत्यारोप किए गए, विकास की बात दूर दूर तक नहीं दिखाई दी। चुनाव प्रचार में तो आरोप प्रत्यारोप लगा ही रहता है, लेकिन अच्छा। जिस तरह से भाई नरेंद्र मोदी ने पूरे प्रदेश में घूम घूम करके विकास का एजेंडा दिया है और एक बिहार के लोगों को नरेंद्र मोदी के प्रति विश्वास है, क्योंकि उन्होंने 1.5 साल के दरमियान में जो 2-3 काम किए हैं, जनधन योजना, सभी घर में शौचालय, कई प्रकार की पेंशन योजना, इस पर में लोगों का विश्वास है भाई नरेंद्र मोदी के नाम पर में, नरेंद्र मोदी के बात पर में। और बिहार की जो स्थिति है उससे तंग है, 15 साल से बिहार की जनता तंग आ चुके हैं, इसीलिए कोई विकल्प नहीं है। विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी को कभी मौका नहीं मिला, इसलिए मौका देना चाहते हैं। सरफराज हमारे सहयोगी हैं, वो आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। वीरेंद्र चौधरी जी, आपकी बातों से सहमत हूं, लेकिन एक चीज जो समझ में नहीं आ रही है, बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने इतने अपने जो उन्होंने मैनिफेस्टो दिया है, वो जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि मैं अगर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की गवर्नमेंट बनती है तो लड़कियों को स्कूटी दी जाएगी, हर गांव में लाइट पहुंचेगी, हर घर की में लाइट होगी, उसके बाद हर किसानों को पानी की समस्या उनकी खत्म हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है और आपने विकास को लेकर मुद्दा बनाया है। क्या ये जमीनी धरातल पे ये बातें हो पाएंगी, आपको लगता है? देखिए, आजकल बिहार में शिक्षा की कमी थी, शिक्षा की कमी में बढ़ोतरी के लिए, प्रोत्साहन के लिए इस सब टाइप के वायदे किए गए हैं। और सबसे बड़ी समस्या है, बिहार में कृषि प्रधान प्रदेश है, यहाँ की खेती के अलावा दूसरा कोई चीज है ही नहीं। तो कृषकों के लिए जो उन्होंने सिंचाई योजना बनाया है, यह तो 100% सही है और बिहार के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है। आप इस चीज को, आपने इसको क्लियर नहीं किया, साफ नहीं किया कि ये जो स्कूटी वाली योजना आपने बताई, इससे पहले नीतीश कुमार ने साइकिल की योजना बनाई थी, उन्होंने साइकिलें बांटी, आपने उससे बढ़ के आगे बता दिया कि मैं जो है स्कूटी बांटूंगा। तो क्या ये धरातल पे लगता है कि ये स्कूटी आप कितनी हद तक उसको बच्चियों की स्कूटी बांट देंगे, जहां एक तरफ बिहार जो है काफी पिछड़ा इलाका है, आपने स्कूटी बांट दी, खराब है, सड़कें खराब है, आपने स्कूटी बांट दी, बच्चों के पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो पेट्रोल कहां से भरवाएंगे, आपने स्कूटी दे दिया। और दूसरी बात है नहीं, आपने बिजली की बात करी, गांव में बिजली पहुंच जाती है, बिजली पहुंचना एक अलग चीज है, बिजली पहुंच जाती है, विकास नो, इसमें कोई शक नहीं है कि बिजली पहुंचने से विकास अपनी रफ्तार पे होगा। सवाल ये है क्या ये धरातल पे होगा, जमीनी स्तर पर होगा ये काम या नहीं होगा? निश्चित रूप से जमीनी स्तर पर में होगा। बिहार के छात्र जो हैं बहुत मेधावी होते हैं, उसके प्रोत्साहन करने के लिए हम लोग इस तरह के वादे किए हैं, वादे नहीं इसको निभाएंगे भी। नहीं वीरेंद्र जी, देखिए वादे तो हर कोई करता है, दावे और वादे हर कोई करता है, लेकिन निभाया कैसे जाता है वो एक अहम चीज होती है। आप चुनाव प्रचार करते हैं, चुनाव में जनसभाएं करते हैं, जनसभाएं में आप हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, वो बीजेपी के लिए, बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट अपील कर रहे हो, तो वो संवाद करके ऐसे वायदे करते हैं, शायद वो पूरा ना हो पाए, लेकिन वायदे किए जाते हैं। वही जानना चाह रहे हैं कि जैसे आपने स्कूटी का वायदा किया है, आपने हर घर लाइट पहुंचाने का वायदा किया है, आपने रोजगार का वायदा किया है, क्या वो जमीनी स्तर पर होगा? अगर होगा तो कब होगा, कैसे होगा? देखिए, इसमें समय तो कुछ लगेगा ही, लेकिन जिस तरह से 1,65,000 करोड़ का पैकेज दिया गया है, उस पैकेज में जमीनी स्तर पर में कई पैकेज की बात मत कीजिए। पैकेज के लिए तो नीतीश कुमार तो कुछ और ही बयां करते हैं, वो कहते हैं आधे से ज्यादा तो रीपैकेजिंग की गई है। नहीं, 25 साल पहले जिस काम का नाम लिया गया वो काम आज तक पूरा नहीं हुआ है, तो उसका रीपैकेजिंग कैसे कहा जाएगा? अरे जो काम करता है उसके बारे में चर्चा करना चाहिए, काम आप किए ही नहीं, अब 25 साल पहले नाम ले लिए जो हम ये काम कर दिए। लेकिन अहम चीज ये है कि हम, लेकिन अहम चीज ये है वीरेंद्र साहब कि हम बिहार जब घूमे हैं, हमने बिहार की जनता से हम जब रूबरू हुए हैं, तो बिहार की जनता ये कहती है कि नीतीश कुमार ने काम किया है और इस बार नीतीश बाबू के साथ हैं हम। तो ऐसे में आपको थोड़े से आपके माथे पर शिकन की लकीरें जरूर आनी चाहिए, आप पर थोड़े से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा आपको कहीं ना कहीं। नीतीश बाबू अकेले कोई काम नहीं किए थे। भारतीय जनता पार्टी के साथ जब 7.5 साल बिहार में गवर्नमेंट चली एनडीए की, तो भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री लोग थे उनका काम है रोड सड़क का देन। जो काम भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री थे वो लोग काम किए थे, इनके मंत्री उस तरह से कोई काम ही नहीं किए थे। अच्छा। अब आप अकेले रह गए हैं तो आप कहिए जो सब काम मेरा ही किया हुआ है,
यही अच्छा। बात है। उन्होंने अकेला कोई काम नहीं किया था। जो काम किया था भारतीय जनता पार्टी के साथ जो मिलीजुली सरकार थी, एनडीए की जो सरकार थी, उस समय में काम हुआ है। 2.5 वर्ष में दिखला दे नीतीश कुमार जो नहीं, कहाँ तो पर मतलब कौन आप सा यही काम कहना हुआ। चाह रहे हैं जब गठबंधन में थे तब काम कर लिया और उसके बाद नहीं किया। चलिए एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा, सीमांचल में आखिर में चुनाव है 5वें चरण के, जो जी। सीमांचल का एरिया है 57 जी। सीटों पर है। सीमांचल का एरिया मुस्लिम यादव वोट्स बैंक ज्यादा है वहां पर, जी जी। और ऐसे में ओवैसी की एंट्री, क्या आपको थोड़ी सी राहत महसूस हो रही है? क्योंकि मुस्लिम यादव वोट बैंक ज्यादा से ज्यादा लालू प्रसाद यादव के साथ रहा है, नीतीश कुमार के साथ रहा है। मुस्लिम यादव के अलावा जितने हिंदू समाज के लोग हैं, उसका 75% 80% वोट भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को मिलेगा। सवाल ये था मेरा कि ओवैसी की एंट्री से आपको थोड़ी सी राहत हुई है, क्योंकि ओवैसी जरूर वोट काटेंगे और वो अगर वोट काटते हैं तो महागठबंधन को ही परेशानी होगी, आप बहुत खुश लगेंगे। ओबीसी से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ मुझ वोट काटेंगे जिससे वो लाभ मुझे ही मिलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा ओबीसी से फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि ओवैसी जो है आपके ही भेजे हुए खिलाड़ी हैं, कि आप वोट नहीं। कटवाएं वहां पर। लोग को कहने के लिए तो जो मन में आता है बोलते हैं। हाँ। वाजपेयी जी को क्या क्या नहीं, क्या कहते हैं, मोदी जी को क्या क्या नहीं भाषण में कह रहे हैं। तो ये सब बोलचाल की भाषा है, बोलचाल से नहीं। सच्चाई ये है जो ओबीसी के कैंडिडेट से हमारे कोई बहुत बड़ा फर्क ठीक है, है। हल्का फुल्का वोट वीरेंद्र कटेंगे। चौधरी जी, सवाल एक जी। एक उठता है कि आप कह रहे हैं कि एनडीए को इस बार भारी बहुमत मिलने वाला है, ठीक। लेकिन ये किसके बल पे मिलने वाला है? वहां पर मुख्यमंत्री के पद का आपने कोई चेहरा नहीं बताया। क्या नरेंद्र मोदी के नाम पर लोग वहां पर बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं, या बीजेपी के लिए वोट करेंगे, या एनडीए के लिए वोट करेंगे? नरेंद्र मोदी के नाम पर में, नरेंद्र मोदी के विश्वास पर में एनडीए का वोट करेंगे। तो ये तो बिहार की बात होगी। तो बिहार में नरेंद्र मोदी तो ये दिल्ली में बैठे हुए हैं, वो बिहार की जनता के लिए कितना विकास करेंगे, कितना एक सोचेंगे? नेता नहीं, दर्जनों नेता सीएम बनने लायक है भारतीय जनता पार्टी में। आप किन्हीं का भी नाम, 2-4 का नाम बता दिए, 2-3 का। ऐसा नाम अभी नहीं ले सकते हैं, लेकिन दर्जनों नेता हैं। अच्छा, दर्जनों चलिए। नेता हैं जो विकास करेंगे, लेकिन जी, जी, आपका जी। जो घोषणा पत्र जारी किया हुआ है वो बड़ा ही हाई प्रोफाइल है, इस पर भी गौर करने की जरूरत होगी जी। चलिए हाँ, ठीक वो है, तो- दर्जनों नेता ठीक। हैं, भले ही हैं, और घोषणा पत्र पर विचार जरूर किया जाएगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, और ब्रेक के बाद भी जो चुनाव प्रचार थम गया है 5वें चरण का, और अब वहां पर समीकरण किस किस तरह से बन सकते हैं, क्योंकि 57 सीटों पर चुनाव है, 5 नवंबर को चुनाव है, वो हम अपने सहयोगियों से उस बारे में भी चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक के बाद चर्चा। दिवाली त्योहार है प्यार का, प्रतीक है उजाले का, लौ है उम्मीद की, बाती है भरोसे की, रोशनी है सच्चाई की। देखिए दिवाली पर हमारी खास पेशकश, खुशियों की दिवाली। बनते बिगड़ते समीकरण, सड़क से लेकर संसद तक, आंदोलन से सत्ता के गलियारों तक, सियासत की हर खबर पर पैनी नजर। देखिए ब्रजेश निगम के साथ सिर्फ वल्लभ टीवी पर।
संसद की बात हो या चुनावी बिसात, सरकार की नीतियां हो या हो देश का विकास, आपसे जुड़े हर मुद्दे दिखाएंगे हम सिर्फ वल्लभ टीवी पर। आवाज सच की। बज गया है चुनावी बिगुल, छिड़ गई है जुबानी जंग। कोई है अकेला तो कोई किसी के संग। केजरीवाल जी के निमंत्रण पर आए हैं। शह और मात के इस खेल में कौन रहेगा भारी और कौन मारेगा बाजी सारी। बिहार चुनाव पर हमारी खास पेशकश, आवाज सच की। दिवाली त्योहार है प्यार का, प्रतीक है उजाले का, लौ है उम्मीद की, बाती है भरोसे की, रोशनी है सच्चाई की। देखिए दिवाली पर हमारी खास पेशकश, जय गणेश जय गणेश जय खुशियों की दिवाली। विद्यार्थी परिषद का लड़का आगे बढ़ के मोदी मोदी मोदी। बिहार की जंग, क्या फिर चलेगा मोदी का जादू या लालू ने देश मारेंगे बाजी। चुनावी समर में दिग्गजों ने झोंक दी है ताकत, किसकी होगी जीत किसकी होगी मार। बिहार के चुनाव से हर खबर पर हमारी पैनी नजर, सिर्फ वल्लभ टीवी पर। आवाज सच की। सुरों के महारथी, निभाना पड़ेगा, रोके ज़माना चाहे रोके। आवाज के जादूगर, ओ मेरे हमराही, मेरी बाह थामे चलना, बदले दुनिया सारी तुम ना बदलना। संगीत के सितारों के साथ देखेंगे तबले की ताल और सितार का कमाल। एक तरफ बजेगी शहनाई तो दूसरी तरफ होगा धमाल। सुरीले सफर से जुड़े कुछ लम्हों को पहुंचाएंगे हम आप तक। देखते रहिए हमारी खास पेशकश लम्हे। के बाद स्वागत है आपका। थम गया है चुनाव प्रचार 5वें चरण के लिए। बिहार चुनाव में 5 नवंबर को 57 सीटों पर चुनाव होना है और ये आखिरी चरण है और 8 तारीख को पता चलेगा आखिर बिहार की सत्ता पर आखिर काबिज होता है तो कौन होता है। महागठबंधन यानी कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री होते हैं या फिर एनडीए अपना कोई नया चेहरा लेकर सामने आती है, यानी कि बिहार का मुख्यमंत्री होता है तो कोई नया होता है। ये 8 नवंबर को सबके सामने तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन अभी जो तस्वीरें हैं वो है बिहार चुनाव को लेकर, 5वें चरण को लेकर। आज चुनाव प्रचार थम गया और तस्वीरें ये हैं कि जो भी चुनाव प्रचार हुआ है यहां पर बयानबाजी बहुत हुई है और साथ ही साथ 57 जो सीटें हैं वो सीटें ऐसी सीटें हैं जहां पर एनडीए ज्यादा अच्छा प्रदर्शन अपना नहीं कर पाई है पिछले कुछ चुनाव में। हालांकि 2010 में एनडीए अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन उस वक्त एनडीए के साथ जेडीयू भी मौजूद थी और जेडीयू ने उस वक्त ज्यादा सीटें हासिल की थी। कुल मिलाकर इस वक्त जेडीयू अलग है, एनडीए में जेडीयू इस वक्त शामिल नहीं है। एनडीए में
सिर्फ बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कुछ कर सकती है, और शायद इस वक्त इसी वजह से खुश है क्योंकि जो 57 सीटों पर चुनाव होना है वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला इस वजह से भी है क्योंकि ओवैसी ने एंट्री कर ली है। बहरहाल बहुत सारे समीकरण बनने वाले हैं, बहुत सारे समीकरण बिगड़ने वाले हैं तीसरे चुनाव को लेकर। एक अहम चुनाव ये माना जा सकता है, एक अहम चरण ये माना जा सकता है। हमारे साथ सरफराज हुसैन और शंकर दत्त पंत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे स्टूडियो में हैं, हमारे सहयोगी हैं। इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर और कौन कौन से समीकरण बन सकते हैं और कौन से समीकरण बिगड़ सकते हैं। सरफराज, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हम समीकरणों की बात कर रहे हैं और समीकरण जिस तरह से जो बने हैं वो समीकरण निश्चित रूप से पहले हमें नजर आ रहे थे कि हाँ, सिर्फ दो गठबंधनों के बीच में ये चुनाव नजर आ रहा था, एनडीए और महागठबंधन। जब ओवैसी ने एंट्री की और तीसरा मोर्चा अलग से आ गया तो कहीं ना कहीं हमें त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला, और ये त्रिकोणीय मुकाबला कहीं ना कहीं एनडीए को एक राहत की सांस दे रहा है, और वही महागठबंधन जो है उसको थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और इनफैक्ट उसको उम्मीदें बहुत हैं आखिरी चरण से। जी, जाहिर सी बात है, ये 5वां जो चरण है इसमें त्रिकोणीय मुकाबले में किसी एक पार्टी को फायदा होगा, और इसमें अगर देखा जाए तो कांटे की टक्कर महागठबंधन और एनडीए के बीच में है। लेकिन इन सब के बीच जो तीसरा मोर्चा है और जो AIMIM जो है, इन दोनों के और साथ में शिवसेना के शामिल हो जाने से थोड़ा सा एक बदलाव जो दिखाई देगा, और जो लोग अपने वोटर्स जो है अपने अपने जात के हिसाब से अगर वोट देना शुरू करेंगे तो जाहिर सी बात है महागठबंधन को इससे नुकसान होगा। और अगर एनडीए की बात की जाए तो शिवसेना भी वहां पर है, शिवसेना भी 1-2 सीट अगर निकाल लेती है तो उससे कहीं ना कहीं एनडीए को भी फर्क पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल अगर सब मिला के देखा जाए तो अगर MIM की 3-4 सीटें आती हैं और MIM को कोई और बड़ी पार्टी मिलेगी नहीं, तो वो हो सकता है कि महागठबंधन के साथ जाए, क्योंकि उसका जो एंटी मुस्लिम का जो एक बीजेपी का अगर एक वो फेवर देखा जाए तो वो एनडीए के साथ जाने के चांसेस बड़े ही कम है। इस मतदान में ये बहुत ही खास होगा कि MIM कितनी सीटें निकाल पाती है, MIM के कितने उम्मीदवार इसमें निकल पाते हैं। शंकर, ये चीजें एक अहम चीज है कि MIM कितनी सीटें निकाल पाती है, लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि MIM जो भी सीटें अपने पक्ष में लाएगी उसका घाटा जो है, उसका नुकसान जो है वो महागठबंधन को ही झेलना पड़ेगा। शायद यही वजह है कि महागठबंधन थोड़ी सी परेशान नजर आ रही है। और दूसरी चीज मैं शंकर आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जो रैलियां हुई हैं उसमें हमें एनडीए की रैलियों में ज्यादा भीड़ नजर आई है, महागठबंधन की रैलियों में उतनी भीड़ नहीं नजर आई है। इसकी वजह क्या मानी जा सकती है? और दूसरी चीज यही है कि अगर ये जो हमने आंकड़ा देखा है, जो सरफराज बता रहे हैं कि अगर जो ओवैसी है उनकी पार्टी कुछ भी सीटें हासिल करती है, नुकसान महागठबंधन को। देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से हम जिक्र लगातार इसी बात का कर रहे हैं कि 5वां जो चरण है बहुत अहम है, फॉरेन फैक्टर जो है इस 5वें चरण में लागू होता है, यानी 5 पिछड़ी जातियों का एक समूह है। खास तौर पर ये कुछ ऐसी जातियां हैं जो जिस पार्टी के साथ अगर जाएंगी तो समीकरण बदल सकते हैं। मधुबनी में अगर ये अच्छा खासा प्रभाव इस जाति का है, अगर वहां पर भी जातिगत समीकरण होता है तो फैक्टर बदल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं 5वें चरण में। अब्दुल, जिस तरीके से हम लगातार इसी बात को लेकर जिक्र कर रहे हैं कि हाँ, दागी प्रत्याशी भी हैं और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे तादाद भी है वोटरों की कि उनके मनपसंद जो प्रत्याशी हैं उम्मीदवार नहीं बने हैं, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं उन लोगों में टीस है। तो ऐसे में यह भी हो सकता है कि वो वोट ना करें इस बार। ये एक फैक्टर भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में समीकरण बदल सकते हैं। दूसरी चीज, बागी जो है वो भी इस बार बहुत अहम फैक्टर इसमें निभाएंगे, क्योंकि खुद तो नहीं लड़ रहे लेकिन लगातार अगर लड़ रहे हैं निर्दलीय तो दूसरे जो समीकरण हैं उनको बिगाड़ सकते हैं, यानी कि उनके सामने जो प्रत्याशी है उनके समीकरण को बिगाड़ सकते हैं, यानी कि वोट कट सकते हैं। ये तमाम चीजें हैं 5वें चरण के चुनाव के लिए। दूसरा सवाल आपने जिस तरीके से पूछा कि महागठबंधन की रैलियों में भीड़ नहीं आ रही है, एनडीए की रैलियों में भीड़ आ रही है, तो उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। बिहार में हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे किया जा रहा है। हर रैली में हम देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कुछ ऐसी जगहें चूज की जाती है, कुछ ऐसी चुनिंदा जगह की जाती है कि जहां पर जातिगत वोट बैंक ज्यादा होता है, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैलियां करते हैं। और हमने तीसरे और चौथे चरण में ये चीजें यहां पर देखी हैं। लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे
जिस तरीके से युवा वोटरों के सहारे एनडीए लगातार लड़ता आ रहा है, इस बार भी आपने देखा होगा जब पहले चरण का चुनाव शुरू हुआ था बिहार में, प्रधानमंत्री मोदी लगातार ट्विटर के जरिए संदेश दे रहे थे युवाओं को, खासतौर पर आप अपने मत का इस्तेमाल जरूर करिए, क्योंकि एनडीए भली भांति जानती है, प्रधानमंत्री खुद इस चीज को जानते हैं कि कितना बड़ा फैक्टर है युवाओं का चुनाव के समीकरणों को बदलने में। वो चीज बिहार में लागू होती भी नजर आई। और दूसरी चीज, भीड़ की बात आपने की, वाकई मोदी की रैलियों में भीड़ हमने जरूर देखी। प्रधानमंत्री जब भी रैलियां करते हैं उनमें बिहार के जो अच्छे खासे लोग हैं, चाहे युवा हो, महिला मतदाता हो, बुजुर्ग हो, उनकी अच्छी खासी तादाद होती है। महागठबंधन के लोग रैलियां करते हैं। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव की बहुत सारी रैलियां थी, 200 से ज्यादा रैलियां इस बार थी। मैं कहूंगा कि बहुत सारी रैलियों के जरिए ही लोगों तक पहुंचने की कोशिश की गई, लेकिन भीड़ उतनी ज्यादा नहीं रही। यह साफ तौर पर संकेत दे रहा है कि बिहार के लोग अब नई सरकार चाह रहे हैं, नया मुख्यमंत्री चाह रहे हैं। वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जो रैलियां कर रहे हैं, जो लगातार वहां पर लोगों की भीड़ में उमड़ने को देख रही है। हालांकि विरोधियों की तरफ से आरोप भी लगाया गया अब्दुल की हाँ पैसे देकर आप भीड़ को बुलाते हैं, लेकिन उनमें कितनी सच्चाई है तो चुनाव परिणाम आएंगे उसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। सरफराज, क्या ये माना जा सकता है, क्योंकि जो शंकर हम से कह रहे हैं कि जहां भीड़ देखने को मिल रही है, एनडीए की रैलियों में ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है, इसलिए ये माना जा सकता है कि जनता जो है वो बदलाव चाहती है। मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या ये माना जा सकता है कि अगर किसी की रैली में ज्यादा भीड़ है, वो भीड़ वोटर्स की है, और अगर वोटर्स हैं वो वोट में कन्वर्ट हो पाएंगे या नहीं, उनके फेवर में आ पाएंगे या नहीं, ये क्या ये माना जा सकता है कि जिसकी ज्यादा भीड़ है वो उसी की ही सरकार बन रही? इसको कुछ हद तक जो है माना जा सकता है और कुछ हद तक नहीं भी माना जा सकता, क्योंकि कुछ उसके ऐसे प्रमाण मिले हैं। अभी दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए, उस दौरान नरेंद्र मोदी ने इसी तरह से ताबड़तोड़ रैलियां करी थी दिल्ली चुनाव के लिए, लेकिन दिल्ली चुनाव में नरेंद्र मोदी की रैलियों में काफी भीड़ इकट्ठा हुई और काफी लोग इकट्ठा हुए, उसके बाद भी बीजेपी का पूर्ण बहुमत या पूर्ण जनाधार नहीं आया। तो उसको देखते हुए अगर उस आंकड़ों के हिसाब से देखें तो यहाँ बिहार में जो नरेंद्र मोदी जी रैली कर रहे हैं, चूंकि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, एक फैक्टर यह है। दूसरी बात कि उनके जो भाषण सुनने के लिए काफी दूर दूर से लोग इकट्ठा होते हैं। एक अच्छे वक्ता है, एक अच्छे भाषण देने वाले वो नेता हैं। तो अनिरुद्ध लाल जी हमारे साथ कांग्रेस के नेता हैं, फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। अनिरुद्ध लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वल्लभ टीवी पर। जी नमस्कार। अनिरुद्ध लाल जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से 5वें चरण का चुनाव थम गया है और सभी दल के नेताओं ने अपनी जोर शोर से रैलियां की, चुनाव प्रचार की हुंकार भरी, अपनी ताकत झोंकी, क्या ये देखा जा सकता है, क्या यह माना जा सकता है 5वां चरण एक अहम चरण है, इस वजह से सभी जो दल हैं वो अपनी ताकत झोंकना चाह रहे थे इसमें? नहीं, निश्चित रूप से जो भी राजनीतिक दल हैं वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, पूरी ताकत झोंकेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और ये तो लोकतंत्र की एक खूबसूरती है, जिसमें कि तमाम जो लोकतंत्र का ये पर्व है उसमें ताकत झोंकना लाजमी भी है। और मैं स्वागत करता हूं कि इस तरह का जो पर्व है वो बड़ा शांतिपूर्वक अभी चल रहा है बिहार में चुनाव, और बहुत अच्छी बात है कि सभी राजनीतिक दल जो है वो जनता के समक्ष। अच्छा, नहीं, एक चीज समझने वाली है, 57 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है, ऐसे एरिया में चुनाव हो रहा है, सीमांचल का एरिया है जहां पर मुस्लिम बहुल एरिया माना जा रहा है, मुस्लिम यादव, एमवाई का जो फैक्टर है वो कितना कारगर साबित हो सकता है इस बार महागठबंधन के लिए? देखिए, महागठबंधन के लिए ये बहुत ही अहम रहेगा सीमांचल का जो एरिया है, क्योंकि सेकुलर वोट जो है वो हम चाहते हैं कि वो महागठबंधन के साथ नहीं, याद होगा आपको अनिरुद्ध लाल जी, 77 में ये सीमांचल का जो वोट बैंक था वो कांग्रेस के फेवर में नजर आता था। 77 तक कांग्रेस का यहाँ पर राज चलता था, सिक्का चलता था, लेकिन उसके बाद लगातार वो वोट बैंक कांग्रेस से खसकता चला गया था और आज की तारीख में कांग्रेस यहाँ पर भी जनाधार खोती हुई नजर आई है। नहीं, सीमांचल के जो एरिया की हम बात कर रहे हैं, इस बार के जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो आप देखेंगे निश्चित रूप से।
जनाब उस वक्त तो हम देख ही लेंगे, लेकिन इस वक्त की अगर बात की जाए, आंकड़ों पर नजर डाला जाए, तो आंकड़े यही बयां कर रहे हैं कि यहां पर भी कांग्रेस बिल्कुल ही अपना जनाधार खो चुकी है, वोट बैंक खो चुकी है अपना। देखिए, आप जो बात कर रहे हैं वो पुरानी बात कर रहे हैं। इस वक्त जो है वो जब से 1.5 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, देश में पुरानी 2010 तक की बात कर रहा हूं मैं, पिछले चुनाव की। पूरे देश में अल्पसंख्यक और दलित जो हैं वो जिस तरह से उन पर अत्याचार हो रहे हैं और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने पूरे देश में एक कम्युनल एजेंडा अपना चलाया हुआ है, मैं समझता हूं कि इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं सरफराज और शंकर दत्त पंत, आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। आपसे मेरा एक सवाल है सर कि ये बताइए, आपके भारतीय जनता, आपके जो महागठबंधन में आपको गिनती की सीटें मिली हैं, अब सीमांचल में आपको कितनी सीटें मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं? नहीं, मैं समझता हूं कि इसमें हमें सीमांचल का जो पूरा एरिया है उसमें निश्चित रूप से 70% हमें सीटें प्राप्त होंगी। अगर आपको 70% मिल जाती है, आपके सीमांचल में गिनती के आप गिनती पे उंगलियों पर गिन सकते हैं उतने कैंडिडेट्स हैं वहां पे, आप 70% का मतलब उनके ऊपर आंकड़ा कर रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा। गठबंधन की बात कर रहा हूँ। नहीं, महागठबंधन से अलग आप कांग्रेस की बात करिए। कांग्रेस का 1977 में बहुत ही अच्छा जनाधार था, वो गिरता चला गया। मैं अब्दुल के उस सवाल के पर ही सवाल कर रहा हूं, आपका ग्राफ गिरता चला गया। अब इस वक्त युवराज, आपके कांग्रेस युवराज और कांग्रेस अध्यक्षा जो है वो कुछ भी नहीं कर पा रही हैं, वोटरों को अपने लुभा भी नहीं पा रही हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी रैली करते हैं, जनसभा में भीड़ नहीं आती है। तो ऐसे में आप ये कह रहे हैं कि 70% मतदाता आपके साथ हैं, कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, या फिर आप कह रहे हैं कि वो महागठबंधन के साथ है? किसके साथ हैं? जी, सीमांचल प्रदेश के जो महागठबंधन की बात कर रहा हूँ इस पर। 70% की आपने बात की, आपको नहीं लगता है कि ओवैसी की एंट्री के बाद वो और प्रतिशत कम हो गया आपका? ओवैसी जो है वो तो एक नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का एक टूल के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन वो खड़ा तो है, एंट्री तो मारी है ना, और वोट मिलेंगे, वोट कटेंगे, और वोट कटेंगे तो आपको ही नुकसान होगा, इस बात से तो वाकिफ है ना आप? अरे ये एक्सपोज हो चुके हैं, ओवैसी एक्सपोज हो चुके हैं, बिहार की जनता समझ चुकी है और वो जानती है कि ओवैसी जैसे लोग जो हैं वो कम्युनल आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मदद के लिए चुनाव में उतरे हैं और उनका कोई मतलब नहीं है कि ओवैसी जैसे लोगों को वो वोट करेंगे। वो बिहार की जनता और जो सेकुलर वोट है वो ये साजिश को समझ चुका है। तो महागठबंधन को आप ये कह रहे हैं कि 70% के आसपास सीटें आएंगी, माना, लेकिन इसके बावजूद अगर एमआईएम ने अपनी सीटें निकाल ली, उसके अलावा जो है निर्दलीय उम्मीदवार हैं, आपको उनके समर्थन की जरूरत पड़ेगी नहीं, फिर तो आप अपने सरकार बनाने के लिए काफी आपके लिए है इतना। फिर आप एमआईएम को अप्रोच करेंगे या एमआईएम आपको अप्रोच करेगी? हाँ, हमें किसी के समर्थन की जरूरत नहीं बनेगी। शंकर को सवाल करना चाह रहे हैं आप? महागठबंधन पूर्ण रूप से बहुमत में आएगा। अनिरुद्ध जी, मेरा सवाल यह है कि सरकारें रही हैं, आई और गई हैं, लेकिन सीमांचल जो पिछड़ा हुआ इलाका है उसका विकास आज तक नहीं हो पाया है। सबसे बड़ा मुद्दा सीमांचल में यही है। हम जब सीमांचल गए थे, हमने खुद लोगों से ये चीज जानी थी, उन लोगों का यही कहना था कि आज तक उन्हें बुनियादी सुविधाएं नहीं मिली है। इस चीज को आप मानते हैं कि जो विकास होना चाहिए था सीमांचल में वो अब नहीं हुआ है, और ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी वहां पर आए हैं, लगातार वादे और दावे कर रहे हैं विकास के। आपको नहीं लगता कि पिछली सरकारों से नाखुश लोग एक नई सरकार चाहते हैं और इस बार उसका कहीं ना कहीं नतीजा देखने को मिल सकता है? मैं आपको बता चुका हूँ ना, ओवैसी जैसे लोगों को जनता समझ चुकी है कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के टूल के रूप में पर भी अगर जनता विश्वास करें तो कैसे करें? चलिए समय खत्म हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध लाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जनता भरोसा करे तो कैसे करे, ये सवाल शंकर का था और इस सवाल के साथ आपको भी छोड़ जा रहे हैं। वैसे बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, शंकर दत्त पंत और सरफराज सैफी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप दोनों का चर्चा में शामिल होने के लिए। और जिस तरह से जो चुनाव प्रचार थमा है और उसके बाद कांग्रेस हो या बीजेपी हो या फिर कोई और, सभी एक ही बात कह रहे हैं कि बिहार की जनता है उनके साथ। लेकिन 8 तारीख को आपको पता चलेगा, हर किसी को पता चलेगा आखिर बिहार की जनता किसके साथ
है और जा रही है। बहरहाल प्राइम टाइम में इतना ही। नमस्कार।